गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रहे थे और अभी तक हमने सेल की बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इन सब टॉपिक्स को हमने कवर किया है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे। आपको पता है कि जितना भी सेल ऑर्गेनेलिज है कैसा है, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है कि सारे सेल ऑर्गेनेलिज के पास एक मेम्ब्रेन है जो उसका बाउंड्री को बनाती है, बाउंड्री को डिसाइड करती है, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या मेंशन किया है, मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्यूल्स एंड शीट्स। ट्यूब के फॉर्म में या शीट के फॉर्म में है, किस फॉर्म में, ट्यूब के फॉर्म में है या शीट के फॉर्म में। अब यहाँ देखिए इस पर्टिकुलर सेल में मैंने सिर्फ जो हम लोग ऑर्गेनेलिज पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी को फोकस किया है, बाकी ऑर्गेनेल्स मैंने नहीं बनाया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो बाहर वाली मेम्ब्रेन यानी कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपको पता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर्ड है। तो क्या जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे एक फोल्डेड स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर निकल रहा है और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दैट मीन्स इट एक्सटेंड्स फ्रॉम आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो अभी तक दो बात हमने क्या पढ़ी, मेम्ब्रेन बाउंड है, ट्यूब्स या शीट्स के फॉर्म में है, और दूसरी बात क्या है कि न्यूक्लियस के आउटर सरफेस से ये निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसके दो तीन पार्ट्स जैसे सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। इट कंटेन्स सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। वेसिकल्स इसमें राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये वेसिकल्स है। इसी तरीके से सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स, ये जो पार्ट्स हैं ये ट्यूब के फॉर्म में, इनको कहते हैं ट्यूब्यूल्स, ये सिस्टर्ने हैं, ठीक है। ये जिसके बारे में जो तीनों पार्ट्स हैं इसके बारे में डिटेल में आप 11th में पढ़ेंगे या फिर आगे आप ग्रेजुएशन लेवल पे जाते हैं तो पढ़ेंगे। आपके लेवल पे बस आपको ये जानना है कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं, तीन तरीके के पार्ट्स होते हैं, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इन दोनों में डिफरेंस आता है टेस्ट में। जो पहली बात तो ये जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको मैंने नाम दिया है RER, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको मैंने नाम दिया है SER। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएट फॉर्म है, ठीक है। अब जो रफ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि इसमें क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। देखो यहाँ पे ये जो बाहर वाला बनाया इसके ऊपर मैंने ये डॉट डॉट राइबोसोम्स बनाए, क्या बनाया, ये राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स होने की वजह से इसका सरफेस क्या स्मूथ रहेगा, नहीं, इसका सरफेस तो स्मूथ नहीं रहेगा, यानी इसका सरफेस कैसा हो जाएगा, इसका सरफेस हो जाएगा रफ। कैसा हो जाएगा, रफ। लेकिन जो अंदर वाले हमारे पास सिस्टर्ने और ट्यूब्यूल्स है, क्या इस पे इस पे राइबोसोम लगा है, नहीं, इस पे राइबोसोम नहीं लगा है, यानी कि इसका सरफेस कैसा होगा, स्मूथ। कैसा होगा, स्मूथ। इसलिए इसको हम कहते हैं SER। रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर क्या लगा है, राइबोसोम्स लगा, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स लगा रहता है, दैट इज वाई उसका सरफेस कैसा होता है, रफ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं तो उसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ, ठीक है। अब देखते हैं इसका फंक्शंस। RER का अलग फंक्शन होगा, SER का अलग फंक्शन होगा, कुछ इनके कॉमन फंक्शन होंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आगे आप पढ़ेंगे भी, जो राइबोसोम्स होता है, यहाँ पे जो राइबोसोम्स लगा है ना, ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। जैसे हमने न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहा, उसी तरीके से राइबोसोम्स को क्या कहा, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये सेल्स के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसको कौन बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है। अब क्योंकि ये राइबोसोम्स ER पे लगा है, यानी कि RER किस में हेल्प करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में लगेगा। व्हाई, बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम एंड राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज। सो फर्स्ट पॉइंट इज RER हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। चलो अब दूसरी तरफ SER को देखते हैं। SER क्या होता है, जो सेल्स में जितने भी फैट्स के मॉलिक्यूल्स है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स है, उनकी सिंथेसिस करता है। क्या करता है, उनकी सिंथेसिस करता है। और आपको मैंने पहले दिन बताया था जब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे कि ये जो हमारा मेम्ब्रेन होता है, ये मेम्ब्रेन फैट्स और लिपिड्स का ही बना है, यानी कि इनडायरेक्ट वे में SER क्या करते हैं, फैट्स और लिपिड्स बनाते हैं, और यही फैट्स और लिपिड्स की हेल्प से क्या बनता है, सेल का मेम्ब्रेन बनता है, सेल ऑर्गेनेलिज के मेम्ब्रेन बनते हैं। इसलिए मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा है SER हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन जानते हैं, बायोजेनेसिस मतलब उसकी सिंथेसिस में, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट क्या है, SER हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं। अब हमने बताया कि भाई RER प्रोटीन बनाता है, SER फैट और लिपिड्स बनाता है, फैट्स और लिपिड्स बनाता है। सो ये जो कंपाउंड्स होते हैं ये एंजाइम और हार्मोन के जैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है।
सो मैंने क्या लिखा है, प्रोटीन्स एंड लिपिड सिंथेसाइज बाय ER एक्ट एज हार्मोन एंड एंजाइम। हमारे सेल के अंदर हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे आगे 10th क्लास में। ये सारे हमारे बॉडी के जो मेटाबॉलिक फंक्शंस होते हैं उसको कैरी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। 5th पॉइंट क्या है, SCR हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का फंक्शन। SCR क्या होता है कि जो अगर हमारे बॉडी में कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस चला गया या फिर हमने मान लो किसी ने कोई जहर पी लिया है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में जो जहर का अगर कम मात्रा में गया, थोड़ा ही अमाउंट गया है, तो जैसे ही वो जो उसने किसी आदमी ने जो कंज्यूम किया है पॉइजन, वो उसके लिवर के पास पहुंचेगा, तो लिवर में क्या होगा, SCR के जो सेल्स होते हैं उसको डिटॉक्सीफाई कर देंगे, यानी कि उसका जो टॉक्सिक नेचर है, उसका जो जहरीलापन है, उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग्स। ये कौन हेल्प करता है, SCR हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, SCR हेल्प करता है, ठीक है। अब दूसरा आप देखिए, सेल में इसके वजह से यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है, क्या बना है, नेटवर्क बना है, इसलिए, और ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म को एक फ्रेम प्रोवाइड कर रहा है। अगर इसी तरीके का फ्रेम सेल में बहुत सारा हो जाएगा तो सेल को क्या होगा, एक मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मैकेनिकल सपोर्ट। यही पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम एक्ट एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेम्स दस गिव मैकेनिकल सपोर्ट। दैट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई होप आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया होगा। इसके फंक्शंस को ध्यान से पढ़िए, और जो मैंने 2 टीके बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, एग्जाम में ऐसे ही आता है, कभी कभी आता है कि RER SCR में डिफरेंस बताइए, कभी कभी आता है कि SCR का क्या फंक्शन है, RER का क्या फंक्शन है, और कभी कभी आता है कि RER की क्या खास बात है। तो RER की खास बात ये है कि भाई उसके सरफेस पे राइबोसोम लगा है, और राइबोसोम लगा होने की वजह से क्या करता है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गोल्जी एपरेटस। इसको हम गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है, प्लांट के केस में हम गोल्जी एपरेटस को डिक्टियोजोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोजोम्स। मैंने यहाँ लिखा है ऑल्सो नोन एज डिक्टियोजोम्स। अब देखिए इस सेल में इसका स्ट्रक्चर बना है, ये कुछ मिलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये सेल में थोड़ा दूर है न्यूक्लियस से। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा था, इसके स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा क्या, फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स। वेसिकल्स यानी छोटे छोटे ये राउंडेड स्ट्रक्चर जिसमें कि फ्लूइड भरा है। लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स, वैक्यूल्स भी लगभग ऐसे ही होते हैं पर उसका साइज बड़ा होता है। स्मूथ फ्लैटेंड सिस्टरने, ये देख रहे हो, ये जो लंबे लंबे बने इनको सिस्टरने कहा गया है। ये कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर सेल में, जैसे कि आप सिक्का कॉइन्स ले लो और कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर रख दो तो क्या होता है, स्टैक्स ऑफ कॉइन्स, यानी कि इसमें जो सिस्टरने होते हैं वो ऐसे लगता है कि एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है। कॉइन्स को इमेजिन करो कि बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट किए और उसको एक के ऊपर एक रखे हो, उस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ गोल्जी बॉडी का होता है। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, क्योंकि हम सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे हैं और आपको पता है सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड है। सो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स, स्मूथ फ्लैटेड सिस्टरने, ऑल्सो नोन एज डिक्टियोजोम्स। इसको क्या कहते हैं, डिक्टियोजोम्स भी कहते हैं। इसके अलावा इसकी जो मेम्ब्रेन बनती है वो मेम्ब्रेन या फिर जो गोल्जी बॉडी पूरा का पूरा जो बनता है वो किससे बनता है, ER से बनता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होगा, वहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो डिटैच हो जाएगा और बाहर की तरफ मूव कर जाएगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, गोल्जी बॉडी में। दैट मीन्स गोल्जी बॉडी को कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। अब इसका फंक्शंस देखिए, फंक्शन क्या करता है, देखो जैसे अब अगर हमें किसी चीज़ को कोई सामान कहीं भेजना होता है, पार्सल करना होता है, तो क्या हम उस सामान को ऐसे ही भेज देते हैं या पहले उसकी पैकिंग करते हैं, पैकिंग करते हो ना उसकी कि अच्छे से पैक कर दें, कहीं बाहर ना निकले, ठीक से पहुंच जाए, ये सब सोचते हो। इन द सेम वे सेल में भी क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है, एक पैकर्स होते हैं। ये गोल्जी बॉडी क्या है, पैकर्स हैं। जो भी हमारे RER में प्रोटीन बना या SCR ने लिपिड बनाया, फैट बनाया, उसको पूरे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक बात ये भी है कि भाई उसकी पैकिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। सो मैंने क्या लिखा है इसका फंक्शन, इट स्टोर्स, मॉडिफाइज एंड पैक्स प्रोडक्ट इन द वेसिकल। ये क्या करता है, जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे बना था ER में या राइबोसोम जो बनाता है प्रोटीन, उन सबको क्या करता है, पहले स्टोर करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा और पैक कर देगा, किसमें, वेसिकल्स में। वेसिकल्स ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स थे। इसके अलावा हम गोल्जी बॉडी के बाद लाइसोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है। यानी कि
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गोल्जी बॉडी को बनाया और गोल्जी बॉडी ने किसको बनाया, लाइसोसोम्स को बनाया। किसको बनाया, लाइसोसोम्स। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होगा, इसको हम सुइसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लाइसोसोम पढ़ेंगे तब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। थर्ड फंक्शन है कि इट इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो गोल्जी बॉडी का थर्ड फंक्शन क्या है कि ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के काम आता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला कि ये पैकेजिंग करता है। देखो, हर ऑर्गेनेली का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन अपने माइंड में रखना चाहिए। जैसे न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें दो है, तो आरईआर प्रोटीन बनाता है और एसडीआर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। फिर आया गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग करता है। क्या करता है, पैकेजिंग। ये क्या है, सबका मेन फंक्शन है। इसके अलावा जो हमने बहुत सारे फंक्शंस लिखे वो सब इसके एसेसरी फंक्शंस हैं। आपको मैंने इसका नोट्स भेज दिया था, आपने लिख भी लिया है, इसको आप समझ लीजिए। इसमें से अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट्स आपको लिखने लायक है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे और छुट्टियों से पहले हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। आपसे और एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने एक्सरसाइज में जो टॉपिक हमने कवर कर लिया है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको अपने होमवर्क कॉपी में करना शुरू कर दीजिए, और कुछ डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।